हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 मई 2020 और आज के करंट अफेयर टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहले देखते हैं, आइए, अग्निशमन सप्ताह के बारे में। अग्निशमन सप्ताह होता क्या है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। इसको मैंने कवर इसलिए किया है क्योंकि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कहीं किसी कंपनी में जो है गैस रिसने लगी, तो कहीं किसी जगह पे विस्फोट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सी आजकल जो है होने लगी हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी इंडिया में कोई सुधार नहीं आया। अभी भी इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं। तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया है, क्योंकि अगर आपको रिटन एग्ज़ाम में कहीं कुछ लिखना हो कि हाँ हमने इससे कुछ सीखा है या नहीं, या कितने तरीके की इंसिडेंट्स हो चुकी हैं, तो उनमें ये एक ऐसी इंसिडेंट है जो अग्निशमन सप्ताह, ये इंसिडेंट नहीं है, ये अग्निशमन सप्ताह मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहली इंसिडेंट मानी जाती है भारत के इतिहास में। जबकि बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, करीब 1000 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फैक्ट्री डिज़ास्टर ही समझा जाता है। तो अभी भी जैसे फैक्ट्रियों से गैस निकलने लगती है, वही फैक्ट्री डिज़ास्टर, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसा ही एक फैक्ट्री डिज़ास्टर 1944 में हुआ था, 1944 में। विक्टोरिया डॉक है एक मुंबई में, ठीक है, विक्टोरिया डॉक के नाम से एक पोर्ट है, मुंबई में है, जहाँ पे जहाज आते हैं पानी के, वहाँ से सामान उतारा जाता है। तो वहाँ पे पानी का एक जहाज खड़ा था जिसका नाम था SS फोर्ट स्कीटिंग। इसका काम था बारूद वगैरह को लेकर के समुद्र में जाना, ताकि जो जंगी बेड़े होते हैं, जो युद्धपोत होते हैं, क्योंकि उस समय लड़ाइयाँ भी चल रही थी, तो बारूद लेकर के जा रहा था। लेकिन उसी जहाज में विस्फोट हो गया और विस्फोट की वजह से करीब 1000 लोग वहाँ पे मारे गए। तो ये हुई थी घटना 14 से 22 अप्रैल के बीच में, उस समय हुई थी 1944 में। तो उसी की याद में ये अग्निशमन सप्ताह 14 से 22 अप्रैल के बीच में अभी भी मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, अग्निशमन सप्ताह कब से कब मनाया जाता है। और आप ये मेंशन भी कर सकते हैं कि हम अग्निशमन सप्ताह मनाते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह की डिज़ास्टर्स हुई हैं हमारे हिस्ट्री में, इसके बावजूद भी हमने उससे क्या सीखा है। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि हमने, इंडिया ने क्या इंप्रूवमेंट की है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या इंप्रूवमेंट की है, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए भारत ने और क्या किया है, या कुछ भी नहीं किया है, या थोड़ा बहुत भी किया है, क्या प्रोटोकॉल हैं, कौन से एक्ट्स हैं, फैक्ट्री एक्ट्स कौन कौन से हैं। ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं मैंने पहले थोड़ी सी, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एक टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाता मैं। यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताता हूँ जिस पे आपको खबरें इकट्ठी करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है, बट वो बेसिक्स में भी इतना रहता है कि हाँ यू कैन कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, उमंग। ये एक ऐप है। अगर आपको कोई भी सरकारी काम करना है, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट डालनी हो, तो यहाँ तक कि आपको कुछ पेमेंट भी करनी हो, तो उसको लेकर के भी एक सिंगल ऐप बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम क्या है, उमंग ऐप। आप इसको डाल के देखिएगा, दिख जाएगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है ये, सिंगल ऐप फॉर मेनी सर्विसेज। ये 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और उमंग ऐप का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आजकल जो है इसमें कोविड-19 की वजह से कुछ सर्विसेज और बढ़ाई गई हैं, ठीक है। और डिजिटल इंडिया, वैसे भी जब कोविड-19 का समय है तो डिजिटल इंडिया आपके बहुत काम आ रहा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपको रुपए पैसे नहीं देने हैं। अगर आपके मोबाइल में आपका कोई भी पेमेंट ऐप पड़ा हुआ है, चाहे वो आपका पेटीएम हो या भीम हो, तो आप पेमेंट बिना टच किए ही सामने वाले को कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। तो इस वजह से उमंग ऐप का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया से रिलेटेड चीज़ है। और डिजिटल इंडिया एक तरीके से भाजपा जो सरकार है, हमारी करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए ये एक क्रांति की तरह है, डिजिटल रिवॉल्यूशन ही है ये, इसको एक रिवॉल्यूशन की तरह हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस पर अगर कोई ऐसे लिखने को आता है तो आप इसके बारे में बता सकते हो। और इसका जो यूज़ किया हमने कोविड-19 के समय में डिजिटल इंडिया का, नॉट उमंग। उमंग तो हेल्प करेगा डिजिटल इंडिया को अचीव करने में, थोड़ा स्पीडी हेल्प मिलेगी इससे, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, 2017 में आया था, इतना जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हांगकांग से रिलेटेड है। इसके बारे में छोटी सी खबर आई है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो डिटेल्स में पढ़ सकते हो न्यूज़ में, वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो। लेकिन इसके बारे में अभी न्यूज़ ये है कि हांगकांग भी, जैसे चाइना कहता है ताइवान को, ताइवान के बारे में मैंने बताया था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, वो ताइवान पे भी लागू करता है कि कंट्री तो तुम हमारे ही हो, लेकिन हमारे ही हिस्सा हो, हमारा ही हिस्सा हो, लेकिन तुम्हें हमने अलग से सिस्टम दे दिया है कि तुम अपना चाहे जैसे मैनेज करो। उसी तरीके से हांगकांग को भी इन्होंने मैनेज किया हुआ था। लेकिन अभी पिछले साल क्या हुआ, प्रो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेकर के वहाँ आवाज़ें उठने लगी, वहाँ पे छात्रों के आंदोलन होने लगे। तो इन्होंने किया क्या हांगकांग में,
इन्होंने एक नया रूल निकाला। इन्होंने ये कहा कि हांगकांग में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसका ट्रायल हम चाइना में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हांगकांग का अपने पास अपने राइट थे, वो वहाँ के अपराधी को हांगकांग ही सज़ा देता था, तो वहाँ पे सज़ा के तरीके अलग थे। हो सकता है किसी चीज़ के लिए सज़ा वहाँ पे अलग हो और यहाँ पे सीधे मौत की सज़ा हो चाइना में। तो चाइना ने क्या कहा कि थोड़ा सा अपना कंट्रोल दिखाने के लिए, जैसे होता है ना, अच्छा तुम औकात से बाहर जा रहे हो, रुको बेटा तुम्हें औकात दिखाते हैं, तो किसी दिन कोई ऑर्डर पास कर दिया, बुलाओ जरा हाजिरी लगवाते हैं। तो इसी तरह का चाइना ने कुछ काम किया। उसने कहा कि ऐसा है कि हांगकांग में अगर कोई क्राइम होता है तो जिस तरीके की चीज़ें हांगकांग में चल रही हैं, हांगकांग में हालात बिगड़ रहे हैं, एवं बिगड़ रहे हैं, तो हांगकांग में हालात बिगड़ रहे हैं, चाइना ने बोला। और उसके बाद उसने कहा कि जो हालात हांगकांग में बिगड़ रहे हैं उसकी वजह से हम एक नया बिल लेकर आ रहे हैं, और उस बिल के अकॉर्डिंग होगा क्या कि हांगकांग में अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को उस क्रिमिनल को, जो क्राइम कर चुका है, उस क्रिमिनल को हम यहाँ पर चाइना में भी उसका ट्रायल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बिल लाने वाले थे। अब उसको लेकर के दुनिया भर में या दूसरे देशों ने अपना विरोध करना शुरू किया था। तो अभी चाइना इसको बिल्कुल लाने के लिए अब फर्मली तैयार है। उसने कहा कि ऐसा है, बिल्कुल तैयार हो चुका है वो। उसने कहा कि हम ये जो हमारा मामला है हांगकांग का, ये इंटरनल मैटर है। ठीक है, हमारा जो कश्मीर है वो इंटरनल मैटर नहीं है, भारत का कश्मीर इंटरनल मैटर नहीं है उसके लिए, लेकिन ये हांगकांग उसके लिए इतना इंटरनल मैटर है कि उसने सबको अभी चिट्ठी लिखी है कि आप लोग इसमें कोई हस्तक्षेप मत करना, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हांगकांग को लेकर के उसने सभी को एक लेटर लिखा है, इसको आप याद रखिएगा। तो हांगकांग को लेकर के जो चाइना कर रहा है, या उसके साम्राज्यवादी नीति जो है, उसको लेकर के कोई ऐसे लिखने को नहीं आएगा, लेकिन चाइना से जब भी हमारे रिलेशन की बात आएगी, फॉरेन रिलेशंस की बात आएगी, इनडायरेक्टली कोई बात आती है कि इंडिया का इंस्टेंस जो कश्मीर को लेकर के रहा, तो उसको लेकर के दुनिया भर में हमारे फॉरेन रिलेशंस किस तरह से प्रभावित हुए हैं, क्या वो नेगेटिव गए हैं या कैसे गए हैं, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो कि कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। इंडिया को अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखना चाहिए, और स्ट्रांगली रखा भी है, और इंडिया अपनी जगह पे सही है। इट्स अ स्ट्रांग पॉइंट की हमारी तरफ से कि जब वो चीज़ हमारा इंटरनल मैटर है, जब आपके लिए वो इंटरनल मैटर है, तो हमारे लिए भी इंटरनल मैटर्स, हमारे कंट्री के मैटर्स इंटरनल मैटर्स हैं, और इंडिया शुड ऑल्सो बी फर्म इन मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स। तो इस तरह की बातें आप बता सकते हो, बट पोलाइटली, नॉट लाइक कि हाँ बस वहीं पे धरना देने बैठ गए, और ऐसा लगे कि पेपर में ही धरना देने बैठ गए, कॉपी पे ही बैठ चुके हो धरना देने, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यू शुड राइट इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर। ठीक है, इस तरह की बातें जहाँ पे फॉरेन नेशंस की आती हैं। उसके बाद आता है ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, आपको पता होगा कि दो ग्रुप बन गए थे आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ज़्यादा कहना अच्छा होगा। एक यूएसएसआर था जिसमें रशिया और उसके दोस्त थे, और दूसरा था यूएसए जिसमें अमेरिका में 50 जो कंट्रीज़ हैं वो थी। ठीक है, तो जब ये 1991 का समय आया तो यूएसएसआर 1991 में ये यूएसएसआर ख़त्म हो गया, ये ग्रुप ख़त्म हो गया। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि थोड़ा सा टेंशन, हमेशा कोल्ड वॉर की सिचुएशन जिसको कहते हैं वो बनी रहती थी। कोल्ड वॉर का एरा उसी को कहते हैं, कोल्ड वॉर का जो समय था, शीत युद्ध का समय था, उसको उसी को कहते हैं। 1991 तक के समय को, 1946 से 1991 तक का समय, उसको शीत युद्ध ही मानो पूरा। ठीक है, तो यूएसएसआर जब खत्म हो गया, जब रशिया कमजोर पड़ गया, तो बचा कौन? अमेरिका बचा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जब अमेरिका बचा तो इसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो हुआ ये कि रशिया ने ये कहा और अमेरिका ने ये कहा कि चलो कोल्ड वॉर तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, तुम तो ख़त्म हो चुके हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सीधे तो कह नहीं सकते कि तुम तो ख़त्म हो गए। तो उन्होंने ये बोला, यूएसए और रशिया ने, कि हमें इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिए कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दें, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दो। तो हुआ ये कि कुल मिलाकर के 34 कंट्रीज़ ने, यानी 34 देशों ने, अमेरिका के और रशिया के जो एलाइज थे, इन सब ने मिल करके, जो पुराने एलाइज रहे थे, जो इनके सहयोगी रहे थे, उन सब देशों की कुल गिनती जो 34 देश थे, सभी देशों ने नहीं, उनमें 34 देशों ने, कुछ यूएसए के थे, कुछ रशिया के थे, उन सब ने मिल करके एक ट्रीटी साइन की, जिसको कहते हैं ओपन स्काई ट्रीटी। इसका मतलब ये था कि आपके जो लड़ाकू जहाज हैं अमेरिका के और रशिया के, वो हमारे इलाकों में आकर के बिना हथियार के साथ नहीं, बिना हथियार के हमारे इलाके में आकर के गश्त लगा के जा सकते हैं, और ये कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी आपके खिलाफ ऐसी गतिविधि नहीं चल रही है। यही चीज़ रशिया के लिए थी, यही चीज़ रूस के लिए थी। लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ क्या है कि 34 कंट्रीज़ में से, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, रिसेंट न्यूज़ में बता देता हूँ पहले। रिसेंट न्यूज़ ये है कि यूएसए ने कहा है कि हम इस ट्रीटी से बाहर निकल रहे हैं। उसने ये बोला है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये बोला है कि रशिया ने कई बार इसको वायलेट किया है, कई बार उसने अपने कुछ इलाकों में, जिसमें अमेरिका जाना चाहता था चेक करने के लिए, वहाँ जाने नहीं दिया। ऐसा ही एक इलाका पोलैंड में कहीं पर है,
ठीक है, जो लिथुआनिया और इसके आसपास का एरिया है, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और उसके आसपास का कुछ एरिया है, तो वहाँ पे इन्होंने गश्त लगाने से, जो कि इससे सटा हुआ है रशिया से, अगर आप देखोगे तो, अगर आप ऐसे देखोगे तो इस साइड इस तरह का कुछ नक्शा है, यहाँ पे रशिया आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जब यूरोप शुरू होता है रशिया का, इतना हिस्सा आगे, और यूरोप जब शुरू होता है तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लतविया है, ये 3 कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर क्या है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज़ हैं। तो वेस्ट साइड में क्या है, ये वेस्ट है, वेस्ट साइड में ये कंट्रीज़ हैं जिनको कहते हैं आपकी नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ आती हैं, इधर वाली कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ आती हैं लतविया, लिथुआनिया, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये किधर जाके लगती हैं, ये लगती हैं अमेरिका से, यूएसए से जा कर के लगती हैं, इसलिए यूएसए के साथ ये जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो कंट्रीज़ थी, इसमें बीच में कहीं पोलैंड भी नीचे था। तो ये सारी कंट्रीज़, जो इधर वाला हिस्सा था, ईस्ट वाला हिस्सा, ईस्ट वाले हिस्से में मैक्सिमम कंट्रीज़ किसकी तरफ चली गई थी, रशिया की तरफ चली गई थी, और वेस्ट जो है वो अधिकतर यूएस की तरफ चला गया था। क्योंकि आप देख सकते हो ज़मीन इधर की सटी हुई है इधर, तो इनके लिए मैनेज करना आसान है इधर, और इधर वाले उधर आ गए थे, तो ये कंट्रीज आपस में गुटबाजी कर चुकी थी। तो यहाँ पे एक पोलैंड कंट्री है, यहाँ पर यूएस के जहाज जब आते थे तो रशिया ने कई बार ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, इस इलाके में मत आओ, ठीक है। तो इस चीज़ का एक बार हुआ है ये इंसिडेंट, तो इसी चीज़ को आधार बना करके और कुछ और घटनाएं जहाँ पर और भी इस तरह की इंसिडेंट्स हुई हैं, अमेरिका ने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कहा है कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो हमें फालतू में इस ट्रीटी में नहीं रहना। मतलब कोई भी ऐसे चांसेस मत छोड़ो जहाँ पे वॉर होने के चांसेस कम किए जा सकें। पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है कि ठीक है, ये ट्रीटी तोड़ो, वो ट्रीटी तोड़ो। तो अभी आप देख रहे होंगे कि विशेष तरह की सिचुएशन चल रही है जहाँ पे हर तरह के पुराने ट्रीटीज़ जो युद्ध को रोक सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस समय बढ़ती जा रही हैं। जो युद्ध को रोक सकती थी, वो सारी शक्तियाँ इस समय कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, और वो सारे माहौल जो कि युद्ध करवा सकते हैं, वो सब दोबारा बनते जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले क्या हुआ था, जब भी हम बिजनेस को लेकर के, जब भी हम एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं तो युद्ध के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटेक्शनिज्म शुरू होता है वैसे ही वॉर के चांसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो राष्ट्रवाद होता है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। वो इस लेवल पे आ जाता है कि पूरी दुनिया टुकड़ों में बढ़ जाती है। टुकड़ों में तो आज भी है, अलग अलग देश की अपनी सोवरेनिटी है, लेकिन एक होने का मतलब होता है कि तुम्हारा देश भले ही तुम्हारा है, मेरा देश भले ही मेरा है, लेकिन एक मानवता के नाते हम सबको आपस में जुड़े रहना है। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करके, किसी के पास कम है तो उसकी हेल्प कर दी, किसी के पास ज़्यादा है तो उसने थोड़ा अपनी तरफ से कम कर लिया। तो ये जो सहयोग की भावना है, इस भावना को ठेस पहुंचाता है प्रोटेक्शनिज्म। इसलिए एक बैलेंस रहना चाहिए, जिससे कि संसार में इस तरह का तनाव ना बनने पाए कि हम हैं, हमारी तो कोई हेल्प करता ही नहीं, जो कुछ हम पे कोई करेगा तो मारेंगे उसको। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से समस्या खड़ी हो सकती है। इसको देखने का ये एक एंगल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ट्रू हो, डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल, किस तरह का समय चल रहा है। अभी जो समय चल रहा है उसमें एक दूसरे का सहयोग के बिना और इस तरह की संस्थाओं को मजबूत बनाए बिना, जो वॉर को रोक सकती हैं, उनको मजबूत बनाए बिना इस दुनिया में वॉर को ज़्यादा दिन टाला नहीं जा सकता। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मतलब ये मैं इम्पोज नहीं कर रहा या बता नहीं रहा कि वॉर होने वाली है। इट्स माई थिंकिंग कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है, लिखने को पूछा जाता है, तो मैं शायद इस तरीके से अपनी बात को एलेबोरेट करूँगा। उसी तरीके से आप भी देख सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा 34 कंट्रीज़ हैं ओपन स्काई ट्रीटी में, और 2 चीज़ें और याद रखिएगा, ये 1992 में साइन की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि 1992 में साइन की गई थी, लेकिन 2002 में ये क्या आई थी, इफेक्ट में आई थी। इफेक्ट में, प्रभाव में ये 2002 में आई थी। साइन तो कर ली थी पहले ही, लेकिन 2002 से हवाई जहाज उड़ने लगे थे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, इसमें ओपन स्काई ट्रीटी में एक देश है किर्गिस्तान, ठीक है। इसने ये ट्रीटी साइन तो की है, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है। अब रेटिफाई करने का क्या मतलब होता है, अब जैसे आपकी शादी के लिए आपके पेरेंट्स जाएं बाहर देखने, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके पिताजी जी चले गए या कोई रिलेटिव चले गए, कोई बड़े चले गए, और बाहर से आए, उन्होंने कह दिया कि लड़की देखा है, पसंद कराए हैं, लड़के के लिए बहुत अच्छी है और शादी की तैयारी करो। उन्होंने पूछा ही नहीं घर में बाकी लोगों से। जब उन्होंने बाकी लोगों से नहीं पूछा, अपनी ही मर्जी सुना दी कि हम पसंद कराएं, शादी कर लेना, इसको कहते हैं कि रेटिफाई नहीं किया। जब वहाँ से लाया गया रिश्ता, जब हम तय कराए, जब हम समझ आए कि हाँ, एक लड़की अच्छी है, यहाँ पे लड़के के लिए अच्छी रहेगी, उसके बाद घर में सबसे पूछा कि भैया ये देखो रही फ़ोटो, ये उसके घर की हिस्ट्री,
कहो तो तुम्हारी बात कराएं, या फिर आप लोगों का मत क्या कहता है। जब सबका मत लिया जाता है अपने घर में भी, बाहर से रिलेशन बनाने से पहले, बाहर अगर आप रिलेशन बनाने की बात करके आए हैं तो अंदर भी आकर के उस रिलेशन को रेटिफाई करना पड़ता है, उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब देश चलाते हो आप, तो आप शादी नहीं कर रहे होते हो, आप सबके उससे चलाते हो, आपकी एक कैबिनेट होती है, आप अपने मंत्रियों से, अपने मंत्रिमंडल से, विपक्ष से, सबसे सलाह लेते हो। उसके बाद जब सब मान जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि रेटिफाई हो गया। इसको कहते हैं रेटिफाई करना। यानी किर्गिस्तान ने क्या किया, ये ट्रीटी साइन तो कर ली सरकार ने, लेकिन अपने पार्लियामेंट, उनकी जो भी पार्लियामेंट होगी उसमें रेटिफाई इसको नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ और याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये सब तो ओपन है, ओपन स्काई ट्रीटी में कि रशिया और इनके बीच में बवाल है, बट ये किर्गिस्तान वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी छुपी हुई है, इसलिए ये एग्ज़ाम में आ सकती है। क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला होता है अक्सर ऐसी चीज़ें बहुत करता है कि कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल तो है लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया अब तक, ठीक है। तो किर्गिस्तान है वो देश, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।